हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक संस्थान। इसे अलाभकारी संस्था भी कहते हैं। तो नाम से ही जाहिर है अलाभकारी संस्था यानी कि वैसी संस्था जो लाभ नहीं कमाती है। ठीक है, नहीं वैसी संस्था जिसका उद्देश्य, जिसका मोटो लाभ न कमाकर समाज की सेवा करना होता है, वैसी संस्था को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय, क्लब, डिस्पेंसरी, ये सब जो भी संस्थाएं होती है, ये सारी संस्थाएं गैर लाभकारी संस्थाएं होती है। ये लाभ नहीं कमाती है। ये समाज और जनता के हित के लिए काम करती है। ये समाज में अपने धर्म को, अपनी एजुकेशन को, अपनी संस्कृति को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ऐसी संस्थाएं जो है वो आपको 3 प्रकार के अपने खाते मेंटेन करती है, जो कि एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे आय व्यय खाता कहते हैं। और एक होता है बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, किताब के लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या लिख रहा है, मैं पढ़ के आपको इसका हिंदी बताऊंगा। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका निर्माण कला, विज्ञान, संस्कृति, धर्म, वाणिज्य इत्यादि उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। गैर व्यापारिक संस्थाएं का उद्देश्य अपने आय को उद्देश्यों के पूरा करने में खर्च करना होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। ऐसी संस्थाएं अपने सदस्यों को किसी प्रकार के लाभांश का भुगतान नहीं करती है। ये वर्जित होता है ऐसी संस्थाओं में लाभांश भुगतान करना। The primary motive of not-for-profit organization is to render services to their members to promote culture, art, education and other religious, social and charitable activities. ऐसे संस्थाओं का प्रारंभिक उद्देश्य सेवा देना होता है अपने सदस्यों को, ताकि वो अपने समाज में अपनी शिक्षा, कला, संस्कृति और अन्य धार्मिक, सामाजिक और अन्य एक्टिविटीज़ को, क्रियाकलापों को बढ़ावा दे सके। मेन सोर्सेज ऑफ दियर इनकम्स आर सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, एड बाय द गवर्नमेंट इसी। ऐसे संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत सब्सक्रिप्शन यानी चंदा होता है, डोनेशन यानी दान होता है, एड बाय गवर्नमेंट यानी सरकार से सहायता होती है। तो ऐसे संस्थाओं का ये आय का स्रोत होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संस्थानों के उदाहरण हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज में दवा दुकानें, स्पोर्ट्स क्लब्स, लाइब्रेरी, चर्चेज, रिक्रिएशन क्लब मनोरंजन के क्लब, मस्जिद्स, टेम्पल्स, धर्मशालाज, ऑर्फनेज, अनाथालय etc. Such organization may or may not have trading activities. ऐसी
संस्थाओं को पास कोई भी प्रकार के व्यापारिक एक्टिविटीज़ न करते हैं या ये न करने देते हैं। इफ़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन बाय सच एंटिटीज, अगर ऐसी संस्थाओं के द्वारा कोई भी व्यापारिक एक्टिविटीज़ किए जाते हैं तो देन द प्रॉफिट्स अराइजेस देयर फ्रॉम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच सच ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। तो उन संस्थाओं से होने वाले लाभों का इस्तेमाल ऐसे संस्थाओं के प्रमोट करने में, इनके उद्देश्यों को पूरा करने में ही लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इफ़ अ स्पोर्ट्स क्लब्स ऑल्सो रन्स अ रेस्टोरेंट, अगर किसी स्पोर्ट्स क्लब में एक रेस्टोरेंट भी चलाया जाता है तो द प्रॉफिट ऑफ सच रेस्टोरेंट इज यूज्ड टू प्रमोट द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो वैसे रेस्टोरेंट से जो लाभ होता है उसको भी जो है उसी के उद्देश्य को पूरा करने में लगा दिया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द रिस्ट्रिक्शंस इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आय के साधन होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है एंड नॉट ऑन द अर्निंग ऑफ इनकम बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न कि ऐसे गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा जो इनकम अर्न करना होता है उस पर रोक नहीं लगाया जाता है, इनकम के साधनों पर रोक लगाया जाता है। ठीक है। सच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉलोइंग फिनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऐसी संस्थाएं साल के अंत में निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, जो कि मैंने बताया था वो 3 है। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। और तीसरा बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। अब आते हैं सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को पढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने बता दूं पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष को प्राप्ति कहते हैं और दाहिने पक्ष को भुगतान कहते हैं। प्राप्ति पक्ष में समस्त पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकार के प्राप्तियों को लिखा जाता है और भुगतान पक्ष में समस्त पूंजीगत और आयगत भुगतान को लिखा जाता है। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब वैसी प्राप्तियां जिन्हें हम बार बार प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, और आयगत प्राप्तियां वैसी प्राप्तियां जिन्हें हम वित्तीय वर्ष के दौरान बार बार प्राप्त करते हैं उन्हें आयगत प्राप्तियां कहते हैं। उसी प्रकार पूंजीगत भुगतान वैसे भुगतान जिनका भुगतान हम बार बार नहीं करते हैं पूंजीगत भुगतान कहते हैं, और आयगत भुगतान वैसा भुगतान जिन्हें हम वित्तीय वर्ष के दौरान बार बार करते हैं उनको हम आयगत भुगतान कहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और आयगत प्राप्तियों को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार पूंजीगत भुगतान को बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाता है और आयगत भुगतान को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं और आयगत प्राप्ति को इंग्लिश में रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। पूंजीगत भुगतान को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और आयगत भुगतान को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है This account is merely a summary of the transactions appearing in the cash book। ये खाता एक प्रकार का संक्षिप्त विवरण होता है जो हम रोकड़ बही कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन को हम लोग दिखाते हैं उसका ये एक प्रकार का समरी होता है, एक संक्षिप्त, इसीलिए इसको संक्षिप्त रोकड़ बही भी कहते हैं। ऑल रिसिप्ट्स आर शोन ऑन इट्स डेबिट साइड। जितने भी प्रकार की प्राप्तियाँ होती है सभी को डेबिट साइड में लिखा जाता है। एंड ऑल पेमेंट्स आर शोन इन इट्स क्रेडिट साइड। जितने भी भुगतान होते हैं उसे इसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, इट इज़ अ रियल अकाउंट। मैंने बताया था एक वास्तविक खाता होता है। 10 रिसिप्ट्स आर शोन ऑन इट्स डेबिट साइड, इसीलिए रिसिप्ट्स को इसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है। एंड पेमेंट्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड, और पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स ओवर पेमेंट इज द क्लोजिंग बैलेंस।
अगर रिसिप्ट्स का टोटल जोड़ पेमेंट से ज़्यादा होगा तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे, एंड विच इज़ शोन इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, और जिसको कि हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड, दिस अकाउंट बिगिनिंग विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इस खाता का शुरुआत जब हम करते हैं तो डेबिट साइड में सबसे ऊपर हम लोग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं, ठीक है। 4, एन आइटम में बी रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ कैश बुक। कैश बुक में किसी भी आइटम को हम कई बार रिपीट कर सकते हैं, बट इट इज़ शोन ओनली वन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको सिर्फ केवल एक बार दिखाया था। मान लो क्या कि 1 जनवरी को भी सब्सक्रिप्शन मिला, 1 फरवरी को भी मिला, 1 मार्च को भी मिला, ये हमारा कैश बुक में था। लेकिन जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो प्रत्येक तीनों महीना का टोटल जोड़ लेंगे और उसको एक बार सब्सक्रिप्शन से नाम से दिखा देंगे, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी आइटम को रिपीट नहीं किया जाता है। ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। जितने भी आपका कैश पेमेंट होता है, कैश में जितना भी भुगतान होता है, चाहे वो आपका कैपिटल हो या रिवेन्यू, सबको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दीज आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रिवेन्यू नेचर, मैंने बता दिया, एंड वेदर दे रिलेट टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, चाहे इस साल से रिलेटेड हो, पिछले साल से रिलेटेड हो या आने वाले साल से रिलेटेड हो, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ हम जो कैश में मिलता है या जो हम कैश में खर्च करते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही दिखाते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेज को सच एज डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ETC आर नॉट शोन इन इट। अगर कोई भी गैर रोकर खर्च होते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हुआ या एक्रीड कुछ भी हुआ, उसको इसमें दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिया, और 3 जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।